Hello everyone, myself Siddharth Sherpa back again with today's SST classes. So as we all know that we were discussing manufacturing industries and the importance of manufacturing industries. हम लोग ने देखे इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए. हम लोग ने देखे कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हमारे नेशनल इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस रखता है या क्या कंट्रीब्यूशन देता है, ये हम लोग ने देखे. उसके बाद हम लोग ने देखे कि लोकेशन जो होती है इंडस्ट्रियल लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं. ये सब चीज देखे और उनमें से हम लोग ने खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में देखे. टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखे, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज देखे, इंडस्ट्रीज किस प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मटेरियल यूज्ड, ये सारी चीज देखे. और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के रूप में हम लोग आज पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जिसमें हम लोग ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में देखे हैं. और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रहेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. यानी कि इससे पहले हम लोग ने देखा था किसके बारे में, बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में देखे हैं. ठीक है, जो एग्रो बेस्ड होते हैं. और टेक्सटाइल इज अ फॉर्म ऑफ फैब्रिक और क्लोथिंग मटेरियल, जिसके बाद कपड़े बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है कॉटन का है. और कॉटन टेक्सटाइल जो है बेटा, कॉटन टेक्सटाइल जो है काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिलोंग करता है हमारे देश में. और ये कॉटन टेक्सटाइल के बारे में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे. सो एज वी ऑल नो इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वेर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक. सो पहले जो होता था हमारे इंडिया में, जो कॉटन प्रोडक्शन होता था वो हैंड स्पिनिंग टेक्निक से होता था. देख सकते हो, दिस इज हैंड स्पिनिंग टेक्निक. कॉटन का ये धागा लिए है और इधर से स्पिन करके जा रहे हैं. स्पिन करने के बाद ये क्या बन रहा है, एक यार्न बन रहा है. ठीक है, या हैंडलूम्स. अभी भी नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो लोग ऐसे एक प्रकार से बनाते हैं. ठीक है, तो ये एंशिएंट इंडिया या चरखा भी तुम लोग बोल सकते हो कि इज अ टाइप ऑफ हैंड स्पिनिंग ही बोल सकते हैं. ठीक है, सो आफ्टर द 18th century पावर लूम्स केम इनटू यूज. सो नाउ 18th century में यू कैन से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एक प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो यूरोप में जल्दी आया था, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से भी क्या आ रहा है, आपका ये नए इन्वेंशंस आए जिसको हम लोग बोलते हैं पावर लूम्स. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर लूम्स. जो विद्युत पे चलने वाली या फ्यूल्स पे चलने वाली जो इंजन मशीनरीज होती है वो आए. पावर लूम्स केम इनटू बीइंग. और पावर लूम्स जो था, सो पावर लूम्स जो थे तो केम इनटू बीइंग, इनटू यूज. तो पावर लूम्स आने के बाद उसका ही एक देन है हमारे देश में, जो पहला फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई 1854. तो मार्क दिस डेट वन मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं. तो 1854 में हमारे इंडिया में फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल बनाए गए. वो कहां पे बनाए गए थे, मुंबई में. ठीक है, रिमेंबर द डेट 1854. सो मुंबई में टेक्सटाइल मिल बनाई गई. ठीक है, सो नाउ टेक्सटाइल मिल्स तो बनाए गए. ठीक है, लेकिन जो हम लोग जो ये टेक्सटाइल मिल्स जो हमारे देश में, ऐसा नहीं था कि टेक्सटाइल मिल्स या हमारे इंडिया का जो टेक्सटाइल बन रहे थे, कॉटन का जो बन रहे थे, टेक्सटाइल जो बन रहे थे, उसका जो यूरोप में काफी ज्यादा डिमांड था बेटा. यूरोप में पहले से ही क्या हो रहा था, हमारे देश के कपड़े एक्सपोर्ट हो रहे थे, बाहर जा रहे थे, उसका काफी ज्यादा डिमांड हो रही थी. तो जब ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने बहुत सारे पॉलिसीज अपनाए, वो लोग ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया. उनमें से हमारा देश काफी बड़ा शिकार पड़ गए किसके, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के. और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, और ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज जो थे, जो हैंड स्पिनिंग यूज कर रहे थे या हैंडलूम्स यूज कर रहे थे, वो बहुत बड़ा सेटबैक, वो लोग बहुत बड़ा डिसएडवांटेज में रह गए ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. अब कॉलोनियल पीरियड में जो हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज थे उनको काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा या सेटबैक झेलना पड़ा कॉलोनियल पीरियड में. अब क्यों ऐसा क्यों हुआ, या कॉलोनियल पीरियड में ऐसा क्यों हुआ, ये देखते हैं. जानते हो, बिकॉज दे कुड नॉट कॉम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड. तो देखो हमारे देश में क्या बोला मैंने कि वीविंग जो टेक्निक्स है, जो कपड़ा बनाने का टेक्निक्स थे, वो हैंड स्पिनिंग थे या हाथ हैंडलूम टेक्निक जो बनाते थे वो टेक्निक यूज करते थे. और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में उद्योगीकरण हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो गया था कि उस दौरान क्या हो रहे थे, इंग्लैंड में जो कपड़े बन रहे थे वो मशीनरीज से बन रहे थे, वो जल्दी बन रहे थे, सस्ते में बन रहे थे. और हमारे यहाँ पे जो कपड़े बन रहे थे अच्छा तो था, ऐसा नहीं था कि बैड क्वालिटी का था, लेकिन वो एक मार्केट में जो होता है बेटा कि वो
कंपीट नहीं कर पा रहा था इंग्लैंड के क्लोथ से। क्यों? क्योंकि अब देखो सिंपल ये कंपीट करने के बाद बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं भाई, केवल कपड़ा अच्छा बनाने से नहीं होगा, मटेरियल अच्छा बनाने से नहीं होगा, यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर एट द सेम टाइम, एक रीजनेबल प्राइस में होना चाहिए। तो मशीनरीज में क्या हो रहा था, मेहनत कम लग रहा था क्योंकि मशीन बना रहे थे, लेकिन जब हैंडमेड बना रहे हो तो मेहनत ज्यादा लग रहा है, जब मेहनत ज्यादा लगेगा तो दाम प्राइसेस करेगा, तो ये प्राइसेस वेरी कर रहा था और हमारे सामान क्या हो गए थे, महंगा पड़ रहे थे। और ब्रिटिश जो है कि जो अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एडवांटेज से क्या कर रहे थे, हमारे इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रीज थे उसको दबा रहे थे, क्योंकि हमारे इंडिया के इंडस्ट्रीज उस समय कंपीट नहीं कर पाए। और ऊपर से ब्रिटिशर्स जो हमारे इंडिया में जो कॉलोनियल पीरियड में जो प्रेशर बना के रखा था इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो उनको बढ़ने का नाम नहीं दे रहा था, ये सारा चीज भी एक फैक्टर बना है जिसकी वजह से हमारे जो कॉटन क्लोथ्स, जो हमारे इंडिया के जो कॉटन टेक्सटाइल थे, वो इंग्लैंड के जो मिल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए जितने भी कपड़े थे उसके साथ कंपीट नहीं कर पाए। ठीक है, सो और क्या होता है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्लियर टाइम्स, जैसे शुरुआत हुआ था। In early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. तो शुरुआत में देखो महाराष्ट्र एंड गुजरात में क्या हुए थे, हमारे जो थे कॉटन जो हो रहे थे वो ग्रो किए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, गुजरात, जैसे कि यहाँ पे इंडिया का हाथ जैसा आता है, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र एरिया हो गया, गुजरात एरिया में ही क्या थे, कंसंट्रेटेड थे, यानी कि इंडस्ट्रीज यही सब एरिया में कंसंट्रेटेड, गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में कंसंट्रेटेड थे द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट। अब गुजरात और महाराष्ट्र में ही क्यों कॉटन ग्रो किए जाते थे? नाउ रिमेंबर दैट कि कॉटन जहां पे ग्रो करती है वहां पे ब्लैक सोइल होने की बहुत संभावना, मतलब देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सोइल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉटन, कॉटन ग्रो करने के लिए यू नीड ब्लैक सोइल, एंड ब्लैक सोइल जो होता है बेटा कि कॉटन को ग्रोथ सपोर्ट करता है, काफी अच्छे तरीके से कॉटन ग्रोथ सपोर्ट करता है कौन, आपका ब्लैक सोइल। तो महाराष्ट्र और गुजरात में क्या पाए जाते हैं, सोइल पाए जाते हैं। तो जब जहां पे ब्लैक सोइल पाई जाएगी वहीं पे ही आपका कॉटन ग्रो करेगा और कॉटन इंडस्ट्री भी वहीं पे ही होगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि एक इंडस्ट्री, ये एरिया है, यहाँ पे कॉटन ग्रो करता है, ठीक है, ये एरिया में, तो कॉटन इंडस्ट्रीज भी यहीं पे ना बनेंगे, क्योंकि भाई कॉटन रॉ मटेरियल्स यही से आपको मिल रहा है, इंडस्ट्री में जा रहे हो, प्रोसेस हो रहा है और टेक्सटाइल बन के निकल रहा है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो यही चीज है कि कॉटन जो ग्रो कर रहा था वो ऐसे एरिया, कॉटन जो था वो केवल महाराष्ट्र एंड गुजरात के एरिया में थे। क्यों? क्योंकि वो एरिया में आपका क्या है, ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, शायद आपको सबको पता है। तो क्योंकि ब्लैक सॉइल जहां पे पाई जाती है वहीं पे क्या ग्रो करता है, कॉटन ग्रो करता है। तो ये सब एरिया ब्लैक सॉइल के जोन में थे। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एसेट्रा कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन। अब वो एरिया में, अब लोकलाइजेशन का मतलब वो कॉटन जो इंडस्ट्री था वो एरिया में छा गया, खास करके महाराष्ट्र एंड गुजरात। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है कि भाई इंडस्ट्री बनाए हैं तो क्या चाहिए, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। हम लोग अब देखो वो पॉइंट जो पढ़े थे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, फैक्टर्स ऑफ रिगार्डिंग दी यू कैन से लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो रॉ कॉटन पाए जाते थे, ये क्या होगा तुम्हारा रॉ कॉटन, ये रॉ मटेरियल होगा एक इंडस्ट्री के लिए, जो एक कॉटन इंडस्ट्री थे हमारे इंडिया में। तो जो महाराष्ट्र एंड गुजरात के एरिया में जो बने थे वहां पे सबसे बड़ी बात रॉ कॉटन, अब रॉ मटेरियल मिल रहा है भाई, रॉ मटेरियल मिल रहा है इंडस्ट्रीज के लिए। चलिए अब इंडस्ट्रीज को मार्केट भी तो चाहिए ना, तो जो मुंबई, गुजरात, ये सब एरिया में मार्केट की भी फैसिलिटीज मिल रही थी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो मिल भी करेगा, दे विल फाइंड ट्रांसपोर्ट एंड एज वेल एज एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज। तो यू कैन से गुजरात, ठीक है, कांडला कोस्ट, मुंबई, ठीक है, तो यहां पे पोर्ट फैसिलिटीज भी मिल रहे थे। अब पोर्ट फैसिलिटीज का मतलब यू आर नाउ एबल टू एक्सपोर्ट योर कॉटन टेक्सटाइल या कॉटन यार्न, जो कॉटन से बनने वाले जो धागा है, वो सारे चीज आप लोग क्या कर सकते थे, बाहर की ओर क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते थे। लेबर, मुंबई है भाई, बड़ा शहर है, लेबर की कमी नहीं होगी। और वहां पे सबसे बड़ी बात मॉइस्ट क्लाइमेट, मॉइस्ट क्लाइमेट सब जगह नहीं मिलेगी आपको,
ठीक है, मॉइस्ट क्लाइमेट सब जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्लैक सोइल साथ आपको मॉइस्ट क्लाइमेट जहां पे थोड़ा रेनफॉल अच्छा हो, तो ये सब क्लाइमेट चाहिए किसको ग्रो करने के लिए, कॉटन को ग्रो करने के लिए। तो ये सारा क्राइटेरिया कहां पे पूर्ति हो रहा था, इट वाज फुलफिलिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात जो था, कि ये सारा क्राइटेरिया को क्या कर रहा था, फुलफिल कर रहा था इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र तो एक यू कैन सी कोस्टल एरियाज है, तो पोर्ट्स भी दे रहा है, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेन क्या कर सकते हो, अपने गुड्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। सो दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर। सो कॉटन इंडस्ट्रीज का जो होता है बेटा एग्रो बेस्ड है, तो इसीलिए ये क्लोज लिंक बना के रखता है किसके साथ, एग्रीकल्चर के साथ, या यू कैन से ये एक एग्रीकल्चर को क्या करता है, फीड करता है। फीड करने का मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि फीड करना मतलब एग्रीकल्चर तो फीड करता है किसको, कॉटन इंडस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर होगा कॉटन का तब जाके इंडस्ट्री में जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम ये इंडस्ट्री जो होता है ना बेटा, फार्मर्स को एक लिविंग, एक मौका देता है, एक पॉसिबिलिटी बनाता है, कंडीशन क्रिएट कर रहा है, वो लोग को एक लाइवलीहुड बहुत देन दे रहा है, जैसे कि दे प्रोवाइड लिविंग फॉर फार्मर्स। सो अब इंडस्ट्रीज है तो फार्मर्स को टेंशन नहीं है अब कि कॉटन ग्रो करेगा तो कहां बेचेंगे, क्योंकि बेटा क्योंकि ये जो कॉटन इंडस्ट्री जहां पे सेटअप हुआ है उसके वजह से फार्मर्स को एक पॉसिबिलिटी मिल गया है कि वो लोग क्या करेंगे कि कॉटन ग्रो करेंगे एंड फार्मर्स क्या करेंगे, इंडस्ट्री में डायरेक्ट बेचेंगे। तो एक कॉमर्शियल वे में देखा जाए तो फार्मर्स को हेल्प कर रहा है इकोनॉमिक वे में। कॉटन बॉल प्लॉकर्स, अब कॉटन बॉल प्लॉकर्स यानी कि कॉटन का जो बॉल फूल खिलता है, अब उसके लिए भी लेबर चाहिए, तो ऐसे लोगों को लिए भी एक क्या रहा है, रोजगार दे रहा है। एंड वर्कर्स इंगेज्ड इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सीविंग। तो देखो एक कॉटन इंडस्ट्री जब बना तो उससे क्या हो गया, बहुत सारे चीजों को लिए एक रास्ता खुल गया, जैसे कि वर्कर्स इंगेज्ड इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, मतलब देखो तो यानी कि ये कॉटन से धागा बनाना, धागा से वीविंग मतलब वो जो धागा यार्न को जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाना, डाइंग यानी कि कॉटन, भाई इंडस्ट्रीज है, कपड़े इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए भाई, कलरफुल कॉटन चाहिए, ठीक है, उसमें कलर लगाना, उसमें कलर इंप्लाई करना, ये सारी चीज। डिजाइनिंग, भाई अब सादा प्लेन कपड़ा नहीं, उसमें कुछ फुल डिजाइन चाहिए भाई, तो प्रिंटिंग एक प्रकार से बोल सकते हो। पैकेजिंग, अब ऐसा नहीं है कि कपड़ा बन रहा है आज के दिन में पैकेज होके आता है, सारे कपड़े एक बार खरीद के आओ तो एक पैकेज होके आता है, तो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को भी एक अपॉर्चुनिटी मिला कि कॉटन क्लोथ्स जो यहाँ पे बन के आ रहा है उसको पैक करके, उसके बाद अब टेक्सटाइल बन रहा है तो टेलरिंग भी बनेगा, भाई कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए टेलर चाहिए, टेलरिंग के लिए भी एक क्या मिल गया, एक पॉसिबिलिटी मिल गया। एंड सीविंग, सिलना, बुनना, ये सारा काम करने वाले लोगों को ये कॉटन इंडस्ट्री क्या किया है, एक पॉसिबिलिटी दे रहा है, एक यू कैन से एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो कॉटन इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर सेक्शंस ऑफ अदर पीपल इन फ्रॉम वेरियस सेक्शंस को क्या किया है, अपलिफ्ट किया है। यू कैन सी प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स, फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहा है लिविंग अपना जीवन चलाने के लिए, क्योंकि वो क्या करेगा, कॉटन ग्रो करेगा तो इंडस्ट्री ले लेगा। कॉटन, अब कॉटन ग्रो कर रहा है फार्मर्स, तो वहां पे लेबर चाहिए कॉटन उठाने के लिए, उसके लिए वर्कर्स इंगेज्ड इन, अब उसमें बहुत सारे वर्कर्स जो रहेंगे कॉटन उठाने के बाद, मतलब हार्वेस्ट करने के बाद, हार्वेस्ट ही बोलेंगे या कॉटन को उठाने के बाद स्पिनिंग, वीविंग, गिनिंग, ये करने के लिए, उसको कलर करने के लिए, कॉटन तो व्हाइट होता है और उसको कलरफुल चाहिए, उसको कलर करने के लिए डिजाइनिंग, कपड़े डिजाइन चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, टेलरिंग करना चाहिए, सीविंग, तो ये सारे चीजों के लिए भी क्या दिया, एक कॉटन इंडस्ट्री ने एक बढ़िया मौका दिया कि अपना क्या करे, जीवन व्यापन कर सके इसी कामों से। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग links, the industry has close links with agriculture. The industry by creating demand supports many other industries such as chemical and dyes, mill stores, packaging materials and engineering works। यानी कि यही सब चीजें इंडस्ट्री ने क्या क्रिएट किया, डिमांड, यानी कि डिमांड बना रहा है, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री बनने के बाद और सारी चीजों का डिमांड बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम लोग कॉटन को एक डिमांड इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स, ठीक है, क्रिएटिंग डिमांड्स, यानी कि कॉटन डिमांड क्रिएट नहीं कर रहा है। कैसे, क्योंकि कॉटन क्या कर रहा है, इंडस्ट्री बन रहा है तो भाई डिमांड कर रहा है सबसे पहली बात फार्मर से कि तुमको रॉ मटेरियल देना पड़ेगा,
रॉ कॉटन। अब जब रॉ कॉटन दे रहा है फार्मर को, जब फार्मर को रॉ कॉटन मिल रहा है तो वो फार्मर क्या कर रहा है बेटा कि वो फार्मर क्या करेगा, रॉ कॉटन से वो रॉ कॉटन ग्रो करेगा। जब रॉ कॉटन ग्रो करेगा तो जब रॉ कॉटन ग्रो करेगा तो रॉ कॉटन ग्रो करने के बाद कॉटन बॉल प्लकर्स को भी एक डिमांड मिल रहा है, उसका डिमांड बढ़ रहा है कॉटन बॉल प्लकर्स का। जब डिमांड बढ़ रहा है तो वर्कर्स भी चाहिए भाई वीविंग करने के लिए, डाइंग करने के लिए। उतना ही नहीं, अदर इंडस्ट्रीज को भी, जैसे कि केमिकल डाइज, यानी कि भाई ये डाई रंग तो केमिकल होना चाहिए, तो केमिकल इंडस्ट्रीज एंड डाई इंडस्ट्रीज भी बनने लगे जस्ट क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री बने हैं। मिल्स बनने लगे, मिल स्टोर्स, कपड़े बना, पैकेजिंग वाले बनने लगे, ठीक है, इंजीनियरिंग वर्क्स, बहुत सारी चीजों को क्या किया, मतलब कॉटन इंडस्ट्री ने क्या दिया, अपलिफ्टमेंट दिया है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट जो है, अब देखो बेटा, स्पिनिंग। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs. So ये कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो है स्पिनिंग नाउ एक कॉटन बॉल क्या है, प्लॉक करके आए हैं, ठीक है। तो कॉटन बॉल को अब स्पिन करके क्या बनाना है, यू विल कन्वर्ट इनटू यार्न, एक थ्रेड या एक डोरी जिसमें हम लोग कन्वर्ट कर लिए, ओके। तो उस यार्न को क्या करना है, वीव करके क्या बनाना है, वीव करके मतलब बुनना या एक प्रकार से यस वीव करके नहीं, जोड़ के एक टेक्सटाइल, एक कपड़ा बनाने का काम होता है, दैट इज द अदर थिंग, ठीक है। लेकिन अब हमारे इंडिया में जो है वीविंग जो है, सॉरी स्पिनिंग जो है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में होते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पे सेंट्रलाइज, मतलब वो लोग की एकत्रित है, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में कॉटन ग्रो करती है, इसीलिए वहां पे क्या है कि इंडस्ट्रीज का जो है स्पिनिंग, यार्न बनने वाला जो सिस्टम है, वो सारा चीज वहीं पे सेंट्रलाइज्ड है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में। समझ रहे कहने का मतलब? क्योंकि भाई महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ये सब एरिया में क्या हो रहा है, कॉटन ग्रो कर रहे हैं। तो कॉटन जब ग्रो कर रहा है तो भाई वहीं पे धागा ही तो बनाना है कॉटन से, तो धागा वहीं पे बन रहा है, क्योंकि सारे धागे वहीं पे बन रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन भी वहीं पे हो रहा है। लेकिन अब धागा बनने के बाद तुमको क्या बनाना पड़ेगा, उसको जोड़ जोड़ के एक फैब्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा या टेक्सटाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि यू विल मेक अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, यू विल मेक अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग बोले हैं जितना हम लोग रॉ मटेरियल पे वैल्यू ऐड करेंगे, उस पे जोड़ेंगे, काम करेंगे, उसका वैल्यू उतना ही इंक्रीज होगा। तो स्पिनिंग हो गया, एक कॉटन हो गया था, उसका यार्न बन गया, थोड़ा वैल्यूएट कर गया, उसमें और वैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक फैब्रिक को जोड़ेंगे, फैब्रिक बनाएंगे, उससे कपड़ा बनेगा, ठीक है। लेकिन जो वो कपड़ा बनाने का या जो ये विविंग जो बोले, धागा बनने के बाद, स्पिनिंग के बाद जो वीविंग का जो फैसिलिटी बोला जाए या वीविंग जो करने का सिस्टम है हमारे देश में, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि किसी एक जगह पे वो एकत्रित नहीं है। कहने का मतलब ये डिसेंट्रलाइज, जो कि ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइंस को डिसेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइंस। अब देखो क्योंकि डिसेंट्रलाइज क्यों है, क्योंकि भाई हमारे देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं बेटा, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कल्चर्स है, बहुत सारे कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। तो समझो हर एक जगह का अपना अपना स्टाइल है कपड़ा पहनने का। ये सुनो, बंगाली का अपना साड़ी है, बनारसी साड़ी अलग है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ साड़ीज, भाई मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत प्रकार का कल्चर है, बहुत प्रकार के ट्रेडिशंस है। तो आसाम के लोग अपने तरीके से पहनेंगे, इधर के लोग अपने तरीके से पहनेंगे, नॉर्दर्न वाले अलग पहनेंगे, साउदर्न वाले अलग पहनेंगे। सो सबका अलग अलग है। तो सब कोई अपने अपने जगह में क्या कर रहा है, वीविंग का काम कर रहा है। तो इसीलिए ये किसी जगह पे फिक्स नहीं है कि वीविंग किस एरिया में ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी है, सिंपल सी बात है। डाइवर्सिटी जब है तो वहां पे क्या आएगा बेटा कि हर एक रीजन अपने स्टाइल है ना, जैसे कि ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन्स का बात कर रहे हैं, तो हर एक रीजन का अपना अपना ट्रेडिशनल स्किल्स है। वो ये जैसे स्पिनिंग जो होगा बेटा आज के दिन में, चलो ठीक है, पावर लूम से बन रहे, स्पिनिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह पावर लूम है। लेकिन जो साड़ी बनाने का टेक्निक है, जो वीविंग टेक्निक है बेटा, वो वीविंग टेक्निक हर जगह से दूसरे जगह में क्या करता है, डिफर करता है। हर जगह से दूसरी जगह में क्या करता है, डिफर करता है। जब डिफर करता है तो
वही है कि डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। ठीक है, इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी टू फैब्रिक। देखो बेटा, अब देखो इंडिया में तो हम लोग ने बोल दिया वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग है, इंडिया में जो स्पिनिंग जो यार्न बनती है वो वर्ल्ड क्लास बनती है। ठीक है, इंडिया में जो है वर्ल्ड क्लास की यार्न बनती है, कॉटन जो यार्न बन रही है स्पिनिंग के बाद वो एकदम फेमस फर्स्ट क्लास बहुत बेस्ट क्वालिटी की बनती है। लेकिन वीविंग सप्लाई, वीविंग बनने के बाद जो फैब्रिक बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, जो टेक्सटाइल बन रहा है, वो फैब्रिक वो जो होता है बेटा वो लो क्वालिटी है, यानी कि लो क्वालिटी सप्लाई करता है हमारा वीविंग सेक्टर। अब देखो स्पिनिंग सेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए भी एक कारण बनता है कि वो स्पिनिंग जो होता है, स्पिनिंग जो धागा बनने का प्रक्रिया है वो अच्छा है, लेकिन जो आपका वीविंग है वो लो क्वालिटी सप्लाई करता है फैब्रिक का। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाईली क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन दी कंट्री। देखो क्यों? क्योंकि जितने भी यार्न अब स्पिनिंग के बाद वो जो एक ऐसे धागा बन जाता है कॉटन का, तो वो जो यार्न होता है वो हाई क्वालिटी का यार्न जो होता है बेटा क्या नहीं कर पाता है, हमारा कंट्री उसको यूज नहीं कर पाता है, यानी कि जो वीविंग सेक्टर्स है वो लोगों को नहीं मिलता है हाई क्वालिटी यार्न जो हमारे देश में प्रोड्यूस होता है। अब ये सारा यार्न क्या होता है, ये क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, जैसे जापान और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को ये यार्न एक्सपोर्ट होता है। अब देखो अब यहां बात आता है, तो यहां पे क्या हो रहा है, वीविंग इसलिए सप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे देखो लॉस हो रहा है देश को। कैसे? क्योंकि जब यार्न हमारे देश में ही यूज होगा, कॉटन टेक्सटाइल बनेंगे, कपड़े बनेंगे, तो उसमें वैल्यू ऐड होगा, तो वैल्यू जब ऐड होगी तो वैल्यू ऐड होने के बाद उस गुड का वैल्यू में और बढ़ोतरी होगी। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा यार्न क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। 80 रुपए केजी यार्न लेके चला गया और 800 रुपए में आपको क्या दे रहा है, एक टी शर्ट में दे रहा है। तो लॉस किसको हो रहा है, हम लोग को हो रहा है। तो बाहर के यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जो भी हो, आज नहीं एंशिएंट कंट्रीज में भी, एंशिएंट जैसे कि बिफोर इंडिपेंडेंस भी देखो यही था, क्योंकि हमारे यहां से यार्न ले जाते थे, टेक्सटाइल नहीं यार्न ले जाते थे, और उसमें वो लोग वैल्यू ऐड करके वापस लेके हमारे इंडिया में बेचते थे। तो आज भी वही हो रहा है कि यार्न जो है कि हाई क्वालिटी यार्न जो है हमारे कंट्री के वीवर्स को मिलता नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यार्न्स आर गेटिंग एक्सपोर्टेड, बाहर चला जाता है। ठीक है, और जब बाहर जाता है तो स्पिनिंग वाले सेक्टर्स जो है, स्पिनिंग सेक्टर्स जो है वो लोग का तो काम निकल गया, क्योंकि वो लोग को अच्छा दाम मिल जाता है यार्न का। लेकिन हमारे देश के जो भी वीविंग सेक्टर्स है वो लोगों को यार्न नहीं मिलता है, उल्टा वो लोगों को यार्न एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन का बात गायब। अब जब वैल्यू एडिशन जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी चीज, वही जगह पे हम लोग वैल्यू एडिशन करेंगे, तब जाके ना वो क्या होगा, अच्छा क्वालिटी और अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और उसमें और वैल्यू ऐड होके हमारे देश में ही अच्छा बेनिफिट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम्स एंड इन मिल्स। मिल्स में, पावरलूम्स में, हैंडलूम्स में हम लोग क्या करते हैं, वीविंग करते हैं। We have a large share in the world trade of cotton yarn, but however our trade in garments is only 4%. यही देखो हमारे वर्ल्ड में क्या है, काफी बड़ा शेयर है कॉटन यार्न, वही जो धागा बन रहा है कॉटन यार्न का जो है वर्ल्ड ट्रेड देखा जाए तो इंडिया काफी ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड में देखा जाए तो कॉटन यार्न का क्या करता है, ट्रेडिंग करता है। बट उसी जगह पे हम लोग देखा जाए गारमेंट्स, जो कॉटन यार्न से कपड़ा बनता है, उसमें केवल 4% हमारे इंडिया क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और 4% के बदले में ज्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सारा यार्न तो देश के बाहर जा रहा है, तो देश में बचेगा क्या भाई, जो बचा कुचा है उसमें से बना लिए, और बचा कुचा के क्या ऊपर से हमारे वीविंग इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, बाहर से यार्न क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करे। क्योंकि अब देश का जो अच्छा क्वालिटी वाला यार्न है वो तो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, और इसलिए इंडिया का जो वर्ल्ड ट्रेड में देखा जाए कॉटन यार्न का ट्रेड काफी बेहतरीन है। लेकिन हमारा ट्रेड जो है कपड़े में वो केवल 4% है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा यार्न कहा जा रहा है, बाहर जा रहा है, जिससे टेक्सटाइल बननी चाहिए, फैब्रिक बननी चाहिए, कपड़े। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट्स, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रैगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स। तो वीविंग सेक्टर में देखा जाए तो अभी मॉडर्न फैक्ट्रीज है ये सेक्टर में, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात करें छोटे छोटे यूनिट्स में होते हैं। एज अ रिजल्ट मेनी स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न while apparel, garment,
मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इंपोर्ट फैब्रिक। स्पिनर्स क्या करते हैं, हमारे रिजल्ट यही है। क्यों ऐसा क्यों होता है, फैक्ट्रीज जो है सेगमेंट में है लेकिन छोटे छोटे हैं, डेवलप नहीं कर पा रहे, क्यों, वीविंग वाले, इसलिए क्योंकि स्पिनर्स तो अपना यान एक्सपोर्ट कर देता है, यान वो अपरियल गारमेंट लेंगे, अपरियल जो गारमेंट कपड़े बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स है वो लोगों को मतलब क्या करना पड़ता है, फैब्रिक इंपोर्ट करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? सो इसलिए यहां पे एक सवाल भी है आप लोग के बुक में, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग सोचिए। अब मैंने अभी कहानी बता दिया यहां पे, तो आंसर क्या होना चाहिए कि हमारे वीविंग सेक्टर्स को इंप्रूव इसलिए करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वीविंग हमारे देश में बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है और वीविंग करने के लिए वो लोग को अच्छा यार्न मिलता नहीं है। क्यों, यार्न जो होना चाहिए कपड़े बनने के लिए वो अच्छा क्वालिटी का यार्न जो है हमारे देश के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे हमारा जो है वैल्यू एडिशन, यहां पे जो बात करेंगे हम लोग वैल्यू एडिशन का, यहां पे क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है ना हमारे यान पे, हमारे यान पे क्या नहीं हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। जो एक्सपोर्टेड यान है, एक्सपोर्टेड यान जो है, एक्सपोर्टेड यान पे क्या करता है, अदर कंट्रीज क्या करता है, उसमें प्लस करता है वैल्यू। तो वैल्यू करने के बाद वो हमारे देश में ही क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो हमारे देश वाले 800 रुपया 80 रुपीज केजी में क्या दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल यान बेच रहा है 80 रुपीज केजी यान, लेकिन जो गारमेंट जो खरीद रहा है वो कितने का खरीद रहा है, 800 रुपीज का। तो भाई इसमें क्या हुआ, इसमें तो लॉस हमारे देश को हो रहा है, और 800 में गारमेंट खरीद रहे हैं और लार्ज क्वांटिटीज में यान पूरा देश के बाहर जा रहा है। अब यान में अगर वही यान में अगर वैल्यू एडिशन होगा, अगर वही यान पे हमारे वीवर्स काम करेंगे तो वो टेक्सटाइल अच्छे क्वालिटी के बनेंगे, और जब अच्छे क्वालिटी के बनेंगे तो उसमें वैल्यू ऐड होगा बेटा। तो वैल्यू ऐड होगा तो वो जो 800 रुपया में, जो 80 के बदले में 800 में बेच रहे हो, वो हमारे देश को ना बेनिफिट होगा। तो यही चीज है, इसीलिए हम लोगों को क्या है कि हमारे यान जो है, हमारे जो देश में वीविंग सेक्टर हो, इसको क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, और हमारे देश से यान एक्सपोर्ट करो। ऐसी नहीं है कि एक्सपोर्ट नहीं करना है, एक्सपोर्ट करने से भी अच्छा ही है, लेकिन एक्सपोर्ट तब करो तब हमारे वीविंग सेक्टर्स को लगभग सारा यान प्रोवाइड करने के बाद, यानी कि हमारे वीविंग सेक्टर्स को बाहर से खरीदना ना पड़े। देखो इंडिया में इतना कॉटन ग्रो होता है, कॉटन है, लेकिन हमारे ही देश के वीविंग सेक्टर्स क्या नहीं कर पा रहे हैं, कॉटन यान कंज्यूम नहीं कर पा रहे, ऊपर से बाहर से खरीदना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के यान सारा क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट को रोक के हमारे वीविंग सेक्टर को अगर आगे बढ़ाएंगे तो सारा वैल्यू एडिशन हमारे देश में ही होगा। तो जब वैल्यू एडिशन होगा तो बेनिफिट्स हमारे देश को ही मिलेंगे। उसके अलावा अदर चैलेंजेस भी है हमारे देश में कॉटन इंडस्ट्रीज को लेके। पावर सप्लाई इज इरेटिक, यानी कि भाई इंडस्ट्रीज है तो पावर सप्लाई चाहिए, तो पावर सप्लाई यू शुड नीड 24 आवर्स। जब 24 आवर्स आपको पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है तो भाई तुम्हारा प्रोडक्शन रुकेगी तो लॉस होगी। तो पावर सप्लाई भी चाहिए। मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड, भाई एक ही मशीन से 100 साल तो नहीं चलेगा, मशीन्स हर समय अपग्रेड करना पड़ेगा। इन वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पार्टिकुलर, खास करके वीविंग सेक्टर्स में कारण ये भी है कि वो लोग अच्छे क्वालिटी वाले मशीन्स यूज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो लोग का जो फैब्रिक बन रहा है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं बनता। इसलिए हम लोग को मशीन्स को अपडेट करना जरूरी है। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर, हमारे यहाँ पे जो भी लेबर है उतने ट्रेंड लेबर नहीं है, लेकिन वो जो आउटपुट दे रहा है वो उतना अच्छा नहीं है। एंड सबसे बड़ा यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, कॉटन तो नेचुरल है लेकिन स्टिफ कॉम्बिनेशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। आज के दिन में पॉलिस्टर, रेयन, नाइलॉन, जो भी सिंथेटिक फाइबर्स है वो भी क्या कर रहा है, कॉटन को क्या दे रहा है, टक्कर दे रहा है। क्योंकि कॉटन नेचुरल है भाई, टिकेगा नहीं, जल्दी फट जाएगा, अलग बात है, लेकिन सिंथेटिक सस्ता भी पड़ेगा, टिकेगा भी, ये सब बहुत सारे रीजन है। तो ये भी बहुत सारे चैलेंजेस है जो हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज फेस कर रहे हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जूट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे या जूट टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट चैप्टर। थैंक यू, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।